हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन वन जीके। आज हम फिजिक्स रिवाइज करेंगे फॉर सीडीएस एंड एनडीए और मैंने फिजिक्स के सारे टॉपिक इंक्लूड करे हैं जो भी रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना, ये फुल रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जिनको हम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इससे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ये प्रोड्यूस होती है बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस। इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपागेट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, फिर है इंफ्रारेड, देन वी हैव विजिबल, फिर है अल्ट्रावायलेट, एक्स रेस एंड गामा रेस। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है कि ये किस चीज़ के हिसाब से अरेंज किया है मैंने। रेडियो वेव्स की ना लॉन्गर वेवलेंथ होती है, लोअर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर एनर्जी, और गामा रेस की शॉर्टर वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी एंड हायर एनर्जी। सो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ना एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इतना तो आप सबको पता होगा। तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ पर वेवलेंथ कम होगी। सो आप ऐसे याद रख लो, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा। जैसे आप रेडियो से गामा की तरफ जाओगे ना, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, राइट, हाई। लेकिन जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो इसका उल्टा इधर हो जाएगा, यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम है। तो अगर आप एक साइड भी याद कर लोगे तो ऑपोजिट आप कर लोगे। हम ना बस ये जो विजिबल लाइट है ना, यही देख सकते हैं अपनी आँखों से, बाकी हम कोई भी लाइट नहीं देख सकते। एंड विजिबल लाइट जो है ना, ये रेनबो के जो विबजर कलर्स है उससे बनी होती है, आपको पता है, राइट। अब ना एग्जाम्स में क्या पूछते हैं हमें, एक तो ये आपको पूछते हैं कि आप इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग वेवलेंथ इसके हिसाब से अरेंज करो। ठीक है, और सेकंड पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है हमारी स्पेक्ट्रम में, उनकी यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला है गामा रेस। जो गामा रेस है ना, इनकी तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ बहुत कम होती है इनकी। इनको हम यूज़ करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट में या फिर बोल लो न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरे। अब मेडिकल वगैरह के टर्म्स में आपने सुना होगा ना एक्सरे वगैरह। तो एक्सरे का यूज़ क्या है, मेडिकल इमेजिंग, बोन्स वगैरह। नेक्स्ट वी हैव अल्ट्रावायलेट। अब अल्ट्रावायलेट रेज भी आपको पता है, आप जो सनस्क्रीन लगाते हो दैट इज टू प्रोटेक्ट द यूवी रेस। ओके, स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करनी होती है। सो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती है ना, इसका यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में और लेसिक में। नेक्स्ट विजिबल रेस। जो विजिबल रेस है ये तो ह्यूमन विजन की है, यही वाले पार्ट बस हम देख सकते हैं। ठीक, और इसका ना जो वेवलेंथ है ये कितनी होती है, ये होती है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। ओके, बस इतना पार्ट ही हम देख सकते हैं। अब नैनोमीटर पता है ना कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर, इसीलिए 700 से 400। नेक्स्ट वी हैव द इंफ्रारेड। सो जो इंफ्रारेड है ना, ये हीट रेडिएशंस होती है बेसिकली। ओके, हीट रेडिएशंस, और इसका यूज़ है नाइट विजन में, रिमोट कंट्रोल्स में। नेक्स्ट वी हैव माइक्रोवेव्स। सो जो माइक्रोवेव है, इससे पता ही चल रहा है माइक्रोवेव क्यों यूज़ करते हो, माइक्रोवेव ओवेंस। ओके, नेक्स्ट है रेडार। रेडार में भी यूज़ होती है, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ में भी यूज़ होती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव रेडियो वेव्स। ये रेडियो और टीवी कम्युनिकेशंस में यूज़ होती है एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। नाउ नेक्स्ट वी हैव आवर टॉपिक मोशन।
सबसे पहले हम मोशन से स्टार्ट करेंगे। मोशन में ना मैग्नीट्यूड क्या होता है? सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसकी वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, डिस्टेंस होता है। तो हम यूजुअली क्या लिखते हैं? अगर 3 किलोमीटर है तो इसमें से जो 3 है दैट इज द मैग्नीट्यूड, और जो किलोमीटर है वो क्या होती है? यूनिट होती है। तो यही चीज़ है मैग्नीट्यूड क्या है। नाउ वी हैव डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। सपोज ये ए है, ये बी है, इसके बीच में ये इंसान है सपोज, तो इसने कितना ट्रैवल किया? ए से लेकर वो बी गया, और बी से लेकर अगर वो वापस आया, और सपोज ये 7 है, गया 7 आया 7, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर। नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सेम वे, सपोज ये ए है, ये बी है, इसमें डिस्टेंस 7 है, एक इंसान है वो ए से बी गया और वापस बी से ए आ गया, तो डिस्टेंस तो 14 किलोमीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यहाँ पर तो ए ही इनिशियल पोजीशन है और ये ए ही फाइनल पोजीशन है, क्योंकि गया और वापस आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब स्पीड क्या होता है? स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब मैंने अगर ए से बी गई, बी से सी गई, तो मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? सपोज ए से बी अगर 7 है और बी से सी अगर सपोज 13 है, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20। और सपोज 7 जाने में मुझे 1 आवर लगा और 13 जाने में 2 आवर्स लगे, तो कितना हो गया? 3। 20/3 हो गया टोटल टाइम टेकन। तो ये मेरी एवरेज स्पीड निकल गई यहाँ से। नाउ नेक्स्ट वी हैव वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड में एक डिफरेंस है कि जो स्पीड है ना उसका बस मैग्नीट्यूड होता है, बट वेलोसिटी का बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं। आपने अगर वेक्टर्स पढ़ा है तो आपको पता है कि ऐसे हम एरो से डिनोट करते हैं, राइट? तो इसका मतलब होता है कि उस चीज का, उस क्वांटिटी का बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। अब वेलोसिटी क्या है? इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूलाज है, अगर आपको सम्स आते हैं एग्जाम में तो इन्हीं फॉर्मूला से होंगे, तो फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखना। सो वेलोसिटी एवरेज क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? u प्लस वी, क्योंकि u से हम इनिशियल और v से फाइनल वेलोसिटी डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं? यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब? एक स्ट्रेट लाइन में जाना, ठीक है, और वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट रहना उस टाइम पर, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी ना टाइम के साथ चेंज होती रहेगी। सपोज यहाँ पर अगर वेलोसिटी 2 है तो आगे गई और टाइम चेंज हो गया, जैसे 1 आवर में 2 है तो दूसरे 1 आवर में 3 होगी वेलोसिटी। सो नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी वेरीज विद टाइम एंड यूनिफॉर्म में वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब जितनी भी वेलोसिटी चेंज होती है एक टाइम पर, उसे ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू बाई टी। मतलब फाइनल वेलोसिटी से जब हम इनिशियल वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करके टाइम से डिवाइड करेंगे ना, उससे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कभी कभी ना ग्राफ्स दिए जाते हैं फिजिक्स में, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कितना चेंज हुआ है पोजीशन में विद टाइम, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता है। टाइम हम हमेशा कहाँ लेते हैं? एक्स एक्सिस में, और डिस्टेंस कहाँ लेते हैं हम? हमेशा वाई एक्सिस में, ठीक है। और ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है तो क्या स्ट्रेट आएगी लाइन, तो इससे हमें क्या मिला कि कितनी वेलोसिटी या कितना चेंज हो रहा है पोजीशन में विद टाइम। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब टाइम हम कहाँ लेंगे? टाइम हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे और यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी वाई एक्सिस पे। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फिर स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म में क्या होता है? चेंज नहीं होती है वेलोसिटी। इस केस में जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट? ये हमारी एक्स एक्सिस है तो इससे पैरेलल है। और जो एरिया एनक्लोज्ड होगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एंड द टाइम एक्सिस, इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये अगर एरिया में यहाँ पर डिस्क्लोज करूँ तो यही चीज बोला है।
अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, 3 इक्वेशन होते हैं मोशन से जिससे सारे सम्स हम कर सकते हैं मोशन के। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s होता है डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम t। अब सपोज एक इंसान है, वो ना इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो u आ गया 0, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब जब भी हम रेस्ट से बोलते हैं ना फिजिक्स में, तो u 0 हो जाता है। अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है कुछ समय बाद वो हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। और कितने टाइम में होती है, सपोज 30 सेकेंड्स में होती है। तो हमें बोला गया कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था कि फाइनल वेलोसिटी से हम इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे एट अ गिवन टाइम। तो यहाँ से 6 में से 0 डिवाइडेड बाई 30, तो कितना आ गया, 0.2 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। तो यही जो फॉर्मूला हम ऊपर पढ़कर आए थे, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है या नहीं, तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसीलिए 3 फॉर्मूले याद रखोगे तो सब हो जाएगा। 6 इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 30, क्या हो गया 6 इक्वल टू 30a, तो फिर से वही चीज मिली हमें। सो ऐसे अगर साम्स आएंगे तो आप इन फॉर्मूलेस के थ्रू कर सकते हो। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये सर्कल है, अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इसी सर्कल में एक सर्कुलर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे जा रहा है, तो इसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको पता है कि जो सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है, 2πr, यही होता है। और अगर एक पर्सन को टाइम t लगता है तो डिस्टेंस इस केस में कितना हो, क्योंकि यहीं से तो वो बार बार गोल गोल घूम रहा है, तो सर्कमफ्रेंस से हुआ टोटल डिस्टेंस। सो 2πr डिवाइडेड बाई t अगर करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, यही चीज यहाँ पर लिखी है। अब हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन, शेप और साइज। अगर मैं एक बॉक्स है, अगर उसे पुश करूं तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक चला गया, तो फोर्स को मैं क्या बोलूंगी, ये पुश है या पुल है दैट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट मोशन, शेप और साइज। मोशन चेंज हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया। अब 2 तरीके के फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस फोर्सेस हमेशा इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, रिजल्टिंग इन ए नेट जीरो फोर्स एंड नो चेंज इन मोशन। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देते हैं, आइदर बाय मेकिंग इट स्टार्ट, स्टॉप, स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज द डायरेक्शन। अब इनके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपको पता होगा कि 3 न्यूटन ने लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या बोलता है, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब है कि अगर ये एक बॉक्स है, जब तक मैं एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई ना करूं तो वो इसी स्टेट में रहेगा। और अगर एक इंसान है, वो चल रहा है, तो वो मोशन में हुआ जब तक उसे कोई एक्स्ट्रा ऐसे अनबैलेंस्ड फोर्स ना मिले जो इसके मूवमेंट को स्टॉप कर दे, तब तक ये मूविंग में ही रहेगा। तो इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। और दिस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। रेजिस्ट, ओके, मतलब चेंज नहीं करना अपने आप को। अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। और जो मास होता है ना ऑब्जेक्ट का, इट इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया, इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। अब इनर्शिया के रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होते हैं, सपोज एक कार है, मैं कार में जा रही हूँ और सडनली वो कार स्टॉप हो गई, तो मैं आगे आ जाती हूँ ना, आई केम फॉरवर्ड। आपने बस वगैरह में देखा होगा कि जैसे हम जाते हैं स्टिल रहते हैं, खड़े रहते हैं, बट जैसे बस ब्रेक मारती है तो आगे आ जाते हैं ना, दैट इज इनर्शिया। अब आता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, वो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इन तीनों के बीच एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब मास और वेलोसिटी का जो भी प्रोडक्ट है उसे हम मोमेंटम बोलते हैं। और न्यूटन का लॉ बोलता है कि जो ये मोमेंटम है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी फोर्स के डायरेक्शन में। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है।
अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के भी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है। जैसे एक क्रिकेटर है, जब भी एक क्रिकेटर को कोई बॉल कैच करना होता है तो वो अपने हाथ ऐसे पीछे मूव कर लेता है बॉल को पकड़ने के बाद। लाइक यहाँ से बॉल आई और ये है तो ये यहाँ पे बॉल पकड़ेगा तो इसके हाथ ऐसे पीछे से नहीं हो जाते। ये ही बेस्ट एग्जांपल है न्यूटन के सेकंड लॉ का। मतलब ये हुआ है कि क्रिकेटर अगर अपना टाइम इंक्रीज करता है टू स्टॉप द बॉल तो जो फोर्स है ना वो प्लेयर के हैंड्स पर इतनी नहीं होगी। और अगर एक यहाँ से एक चीज और देख लो कि यहाँ पर F इक्वल टू ma है ना, तो क्या मतलब है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली मास की प्रोपोर्शनल है। तो इसका एग्जांपल समझो जैसे कि एक बस है तो बस का मास ज्यादा होगा बाईसाइकिल से, तो अगर बस को मूव करना है तो उसका मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी, पर बाईसाइकिल में तो इतनी नहीं लगेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और सेम वे फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो छोटा मास छोटी एक्सेलरेशन छोटा फोर्स, बड़ा मास बड़ी एक्सेलरेशन बड़ा फोर्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये जो एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्सेस है ना, दे ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड नेवर कैंसिल ईच अदर आउट। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है जिससे आपको क्लियर हो जाए। सपोज एक गन है, अगर आपने गन को फायर किया तो जो बुलेट है वो तो आगे जाएगी ना, उसको हम एक्शन मान लेते हैं। जैसे बुलेट आगे जा रही है सो दैट इज द एक्शन, ओके। और जो गन का रिकॉइल है वो तो पीछे चला जाता है ना, सो दैट इज द रिएक्शन। तो दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट हो रहा है, एक बुलेट है और दूसरा गन का रिकॉइल है। यही चीज है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट ए फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। दिस टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये देखा ना, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। नाउ वी हैव नेक्स्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। So the sum of momenta of two objects before a collision is equal to the sum of momenta after the collision provided there is no external unbalanced force acting on them। अगर बाहर से कोई भी external unbalanced force नहीं है तो दो bodies before collision जो भी उनका मोमेंटा था, after collision भी उनका मोमेंटा उतना ही रहेगा, मतलब conserved रहेगा। Total momentum of two objects is unchanged or conserved by collision। ये इसका इक्वेशन है। Now next we have gravitation। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स विद मासेस। मास होना पड़ेगा और दो ऑब्जेक्ट के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। ये किसने दिया था, ये न्यूटन ने ही दिया था। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। मतलब ए एक ऑब्जेक्ट है, बी एक ऑब्जेक्ट है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विद अ फोर्स, एक फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब इसका मास अगर m1 है और इसका मास अगर m2 है तो F इज एक प्रोपोर्शनल है मासेस का, m1 m2 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ मासेस का भी पढ़ा ना हमने। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब डिस्टेंस d दिया हुआ है यहाँ पर, तो जो f है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, हो गया। तो इन दोनों का अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए, उसको g डिफाइन किया था न्यूटन ने, g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। और g की वैल्यू क्या है 6.673 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं g को। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड। पहला होता है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ सोनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मतलब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है पर उस पर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही है एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन ही बस है, तो उसको बोलते हैं हम दैट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। The acceleration experienced by object is called acceleration due to gravity। और acceleration due to gravity हम small g से डिनोट करते हैं अर्थ की सरफेस पे। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब g कांस्टेंट नहीं है, ये अर्थ का मैंने बोला है। वैल्यू ऑफ g becomes greater at poles than at equator। अब वेट और मास ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज है। जो मास होता है ना, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स। मतलब जितना मैटर है बॉडी में उसको हम मास बोलेंगे और वो कांस्टेंट होता है हर जगह इन द यूनिवर्स एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बट जो वेट होता है ना, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इज कैलकुलेटेड एज W इज इक्वल टू mg। मतलब g अभी मैंने देखा कि कांस्टेंट नहीं होता है हर जगह, आपने अभी पढ़ा ना, द वैल्यू ऑफ g इज नॉट कांस्टेंट। तो मास तो कांस्टेंट है पर g कांस्टेंट नहीं रहता है, तो वेट इस वजह से कांस्टेंट नहीं रहता है। वेट का फॉर्मूला क्या है, mg है, ठीक है। और ऐसा यूनिट है न्यूटन।
Since g varies, an object weight can change depending on its location. For example, an object weight on moon would be 1/6 of its weight on earth. So mass तो constant है, but जो g है वो वैरी करता है, इसी वजह से क्या होगा, वेट भी वैरी करेगा। और ये याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है ना मून में, वो 1/6 होगा वेट ऑन द अर्थ। अगर अर्थ में 60 है तो मून में कितना हो जाएगा, 10। अब थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ये सरफेस है, इस पे जो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे फोर्स एक्ट करेगी ना, उसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट्स एक्ट। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया, मतलब इजीली आप समझ लो कि फोर्स ऑन यूनिट एरिया। और इसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज पास्कल, क्योंकि पास्कल ने ये चीज डिस्कवर की थी। अभी एक चीज और बतानी है, तो हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़कर आए थे ना, इसकी ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है। पहली तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, उससे पहले काफी चीजें पता नहीं थी। तो जब ये चीज आई ना, तो इसलिए बताया कि जो एक फोर्स है जो पूरे अर्थ को ना बाइंड करके रखती है टुगेदर। ओके, दूसरी, जो भी अर्थ के अराउंड मून की जो मोशन होती है ना, मून जो मूव करता है अर्थ के अराउंड, वो भी ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने एक्सप्लेन करी थी। अब इसने और एक चीज भी एक्सप्लेन करी थी इसके साथ, कि जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है सन के अराउंड जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है वो भी एक्सप्लेन करी थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल ने। और एक और चीज, जो टाइड्स आते हैं, आपको पता है कि टाइड्स आते हैं, हाई टाइड, लो टाइड, वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने ही एक्सप्लेन करी थी। अब इसके साथ ना एक और चीज आती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता है कि जैसे ये सन है, इसके चारों ओर हमारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, ठीक है? तो यही जो प्लैनेट्स मूव करते हैं ना, ये एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो इस फोर्स का एक नाम है दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, या प्लैनेट्स की मूवमेंट, या अर्थ के अराउंड मून की मूवमेंट, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स क्या है, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये ना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इंक्रीजेस विद डेप्थ। तो डेप्थ के साथ ना प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। बाउंसी और अप थ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। ये ग्लास है, राइट, इसमें पानी है, तो इस पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये ना अपवर्ड एक फोर्स लगाता है। तो इस जब भी एक ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड होता है फ्लूइड में, तो वो हमेशा एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम बाउंसी या अप थ्रस्ट बोलते हैं। यही अपवर्ड जो फोर्स है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है कि व्हाई ऑब्जेक्ट्स फील लाइटर इन वाटर। और मैग्नीट्यूड इसका कहाँ डिपेंड करता है, डेंसिटी पे करता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, कि फ्लूइड कितना डेंस है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम को ही हम डेंसिटी बोलते हैं। तो ये थ्रस्ट या बाउंसी जो है ना, इसका एक इम्पॉर्टेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो ये जो बाउंसी या अप थ्रस्ट है ना, इसकी वजह से आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था। उनका मानना था कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। तो ये लॉ दिया था उन्होंने, जिसका मतलब है कि कोई भी एक बॉडी है, अगर वो पूरी तरह से या पार्शियली फ्लूइड के अंदर डूबी हुई है, तो वो हमेशा एक ना अपवर्ड फोर्स लगाएगी। और वो इक्वल किससे होता है, द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितना वेट वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा ना, उससे इक्वल होगा। ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट व्हाइल अदर्स सिंक। आपको ये भी पता है कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट क्यों करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स सिंक क्यों करने लग जाते हैं। यही प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि क्यों कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं व्हाइल अदर्स सिंक। तो ये कैसे पता चलता है, ये आर्किमिडीज ने ही बताया है कि जिसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेस होगी देन दैट ऑफ लिक्विड, वो फ्लोट करेगी, पर डेंसिटी अगर ग्रेटर है देन दैट ऑफ लिक्विड, तो वो सिंक करेगी। अब इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। प्लास्टिक जो है, तो जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की जो डेंसिटी है वो कम होगी पानी से, तो इसीलिए वो फ्लोट करता है। अब दूसरे में अगर आप रॉक का एग्जाम्पल ले लो, रॉक की डेंसिटी ज्यादा है तो वो सिंक करेगी ना पानी में। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिफाइन करता है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। सबसे पहला शिप्स के डिजाइनिंग में यूज होता है। फिर सबमरीन्स जो है उसकी भी डिजाइनिंग में यूज होता है, ठीक है।
अब लैक्टोमीटर एक चीज होती है, उसमें यूज होता है। अब लैक्टोमीटर क्या होता है, लैक्टोमीटर से ना हम प्योरिटी ऑफ मिल्क जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं, और इसके साथ हाइड्रोमीटर्स जो है ना उसमें भी यूज होता है। हाइड्रोमीटर क्या है, हाइड्रोमीटर से हम ना डेंसिटी जो है ना लिक्विड्स की वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीजों में यूज होता है। अब एक चीज आती है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये जो सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना, तो ये कैप्लर ने कुछ इसके ऊपर अपने लॉज दिए थे, तो इसी को हम कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। 3 लॉज फॉर्मुलेट करे थे दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। दिस लॉ डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वेल लेटर एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। मतलब कैप्लर ने पहले दिया था, बाद में न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने इसको भी एक्सप्लेन किया था। तो पहला उन्होंने बताया था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जो बोलता है ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई। तो पहली चीज क्या है कि प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जो इलिप्स होता है उसकी 2 फोकाई होती है, राइट। तो यही चीज उन्होंने बोली थी कि जो प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं ना, तो 2 फोकाई में से एक फोकाई पर सन होता है, ठीक है, एक में सन होता है। यही है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अब लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब ये सन है, ठीक है, अब ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, तो जितना एरिया ये है ना उतना ही सेम एरिया ये है। यही लॉ ऑफ एरिया बोलता है कि ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग प्लैनेट and the sun sweeps out equal area in equal interval of time. A planet moves faster when it's close to sun and slower when it's farther away. लॉ ऑफ पीरियड्स में उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब ये क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लैनेट। अगर आप साउंड पढ़ोगे आगे तो आपको टाइम पीरियड पढ़ना पड़ेगा। सेम वे ऑर्बिट्स में भी ना ऑर्बिटल पीरियड होता है, तो ऑर्बिटल पीरियड का जो स्क्वायर है टी स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। अब सेमी मेजर एक्सिस आपको इलिप्स में होता होगा, एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। तो जो मेजर एक्सिस होती है ना उसका क्यूब होता है। तो ये इसमें डेरिवेशंस काफी ज्यादा आ जाती है, आप बस क्या होते हैं लॉज उतना याद रखो। नाउ नेक्स्ट वी विल सी वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क कब बोलते हैं हम कि हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। सो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट कॉजिंग इट टू मूव और अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल सी बात है, ये बॉक्स है, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो वो ए से बी पोजीशन पे चला गया, तो फोर्स भी आया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। एक्स, सपोज ये एक्स है, तो इतना डिस्प्लेस भी हुआ, तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एक्स, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट अगर मैंने ये बॉक्स को ए से बी डिस्प्लेस किया और वापस फिर बी से ए रख दिया, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में, पहले तो ए से बी में गई बट फिर मैं बी से ए आ गई, तो इस टाइम पे मेरा वर्क डन 0 हो जाएगा। क्योंकि वर्क होने के लिए ना एक बॉडी का डिस्प्लेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब 3 तरीके के वर्क है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जीरो वर्क मैंने अभी आपको बताया जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, या फिर जहां पर फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करेगा डिस्प्लेसमेंट के। क्यों, क्योंकि जो वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला होता है ना वो होता है W इज इक्वल टू होता है FS cos थीटा। ये मतलब एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है ये होता है। हायर क्लासेस में आपको पता चलता है जब हम वेक्टर यूज करके इसको निकालते हैं, बट आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। बट स्टिल इसको भी याद रखना। और यहाँ पर क्या बोला है, परपेंडिकुलर, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आप सबको पता होगा, 0 होगी। तो इस वजह से जब भी परपेंडिकुलर भी एक्ट करती है ना फोर्स डिस्प्लेसमेंट की, तब भी वर्क डन 0 होता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, पर्सन होल्डिंग अ हैवी सूटकेस, तो एक ही जगह पर खड़ा है, कहीं डिस्प्लेस नहीं हुआ तो 0। एंड वॉकिंग ऑन ए फ्लैट रोड, तो ये रोड है फ्लैट और ये मैं चल रही हूँ तो 90 डिग्री, राइट। तो इस केस में भी वर्क क्या होगा, 0। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ऑकर्स व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन हो रही है तो पॉजिटिव वर्क। और नेगेटिव क्या होगा, जहां पर फोर्स एक डायरेक्शन में होगी और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में होगी, दैट इज द नेगेटिव वर्क। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन गेन द एनर्जी। सिंपल सी बात है, मैंने काम किया किसी बॉक्स पर तो बॉक्स मेरी एनर्जी ले लेगा और मैं एनर्जी छोड़ दूँ। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है,
बुक में दो दी गई है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो हम ये दोनों देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पॉजेस ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी एक बॉडी में आती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एम मास है, वी वेलोसिटी है। हमने केमिस्ट्री में अभी देखा था, पहले में मैंने आपको बताया था कि जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर जब हम हीट वगैरह करते हैं तो फिर मोशन पे आ जाते हैं, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो वही सेम चीज़ है कि मोशन की वजह से किसी भी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और कन्फिगरेशन। मतलब एक पोजीशन पे हूँ मैं, ठीक है, तो उस टाइम पर भी मेरे अंदर एक एनर्जी होगी जिसको मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलती हूँ। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी एक चीज होती है। ये क्या बताती है? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हमेशा नीचे एक्ट करती है, बट सपोज ये कोई बॉक्स है और इसको मैंने उठाकर अपने सर पर रखा, तो ये मैंने अगेंस्ट द ग्रेविटी किया ना, तो यही चीज है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है mgh, जिसमें मास जी क्या होता है 9.8, क्या पढ़ाया था, एनएच क्या है, हाइट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताता है कि जो एनर्जी है ना वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, हमेशा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो सकती है बस। सो एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। और जो टोटल एनर्जी होती है बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन दैट रिमेन्स द सेम। एग्जाम्पल के लिए, इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एज हाइट डिक्रीजेस व्हाइल इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एज इट गेन द स्पीड। मतलब क्या बोला गया है? एक ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि बाय द मोशन आती है काइनेटिक एनर्जी और हाइट की वजह से आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहा है तो हाइट डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब mgh होता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। पर जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन की वजह से। तो ये जितना नीचे आ रहा है, मोशन भी तो आ रहा है ना, नीचे मोशन की वजह से ही नीचे आ रहा है, तो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, तो ये वाली एनर्जी मतलब यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है। सो यही चीज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो सम है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का, दैट रिमेन्स द कांस्टेंट, mgh प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज कांस्टेंट। अब पावर क्या होता है? पावर मतलब द रेट ऑफ which the work is done, मतलब the speed of work done, that is how fast or slow the work is done. Power is defined as the rate of doing work or the rate of transfer of energy. अगर W वर्क मैंने T टाइम पर किया तो मेरी पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक और चीज है, एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल और पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट। अब एक चीज और आती है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी तो आपको पता है ना क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये बताया था अभी मैंने ऊपर। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है रेशियो ऑफ डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर, जब हम वाटर के साथ डेंसिटी निकालते हैं। सो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ओके, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। और इसकी ना कोई यूनिट नहीं है, क्यों? क्योंकि रेशियो है, दोनों में डेंसिटी है, तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी। इस वजह से रिलेटिव डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी साउंड। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम एज अ वेव। साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए। लाइट जैसे मीडियम ना भी हो तो ट्रैवल कर सकती है, बट साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए, वो कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। अब जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होती है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, जैसे बेल का रिंग होना। अगर हम गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करें तो साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड नीड्स अ मीडियम, लिक्विड, सॉलिड और गैस टू ट्रैवल, कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, मतलब द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये चीज याद रखो कि जो साउंड है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और जो मीडियम है ना वो हमेशा पैरेलली वाइब्रेट करेगा वेव प्रोपगेशन के। दूसरे केस में हम लाइट का भी पढ़ते हैं, तो लाइट में एक छोटा सा बता देती हूँ कि जो लाइट वेव्स होती है ना वो ट्रांसवर्स वेव होती है और ये हमेशा परपेंडिकुलर मूव करती है। सो ये दो डिफरेंस है, और लाइट ना वैक्यूम में ट्रैवल करती है। अब जो साउंड वेव्स है, दे आर कैटेगराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। और जो स्पीड है साउंड की, दैट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। फास्टेस्ट होती है सॉलिड में,
उससे कम लिक्विड्स में और उससे भी स्लो गैस में. इफ एनी मीडियम वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस. मतलब जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी. और जो स्पीड रहती है, एक्चुअल जो स्पीड हम एयर में मेजर करते हैं वो होती है 343 एट 20 डिग्री सेल्सियस. ये मतलब साइंटिफिकली हम जो भी कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं वो इससे ही करते हैं. अब दो चीजें आती है, कंप्रेशन एंड रैरिफैक्शन. जब हम साउंड वेव्स पढ़ते हैं तो कंप्रेशन होते हैं रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर विद हाई प्रेशर एंड डेंसिटी, और रैरिफैक्शन होता है रीजन वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट विद लो प्रेशर एंड डेंसिटी. तो कंप्रेशन क्या होता है, जहाँ पर बहुत पार्टिकल्स ना ऐसे क्राउडेड होते हैं, ऐसे एक साथ बहुत आ जाते हैं, ठीक है. और रैरिफैक्शन होता है जहाँ पर बहुत ही पार्टिकल्स ऐसे लूजली होते हैं, ठीक है. अब साउंड वेव्स ना ऐसी होती है. तो इसमें ये जो अपर वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है. और ये जो नीचे वाला है ना, इसको हम बोलते हैं थ्रो. पीक को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और नीचे वाली वैली को बोलते हैं थ्रो. अब साउंड की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, पिच वगैरह. तो ये क्या होते हैं, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या होती है. फ्रीक्वेंसी हम न्यू होती है ना, न्यू से डिनोट करते हैं. सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और कंप्रेशन एंड रैरिफैक्शन पर यूनिट टाइम. मतलब एक यूनिट टाइम पे कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. इसकी यूनिट हर्ट्ज है, और हायर फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू हायर पिच. अब टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव. मतलब यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, और टाइम पीरियड क्या होता है कि कितना टाइम लगा है एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. सेकंड है इसकी एसआई यूनिट, और जो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड है ना, उसका ये फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू 1/t. मतलब जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड. अब एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजीशन. It determines the loudness or intensity of sound. Larger amplitude means a louder sound. तो क्या है कि अभी हम क्या देख कर आए थे कि ऐसे होती है साउंड वेव्स, राइट. सो ये जो चीज देख रहे हो ना, ये वाली, दैट इज द एम्पलीट्यूड. मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स के फ्रॉम देयर मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से कितना पार्टिकल है डिस्प्लेस यहाँ पर या यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. पिच क्या होती है, जितनी भी साउंड की जितनी हाईनेस या लोनेस है उसको हम पिच बोलते हैं, विच इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव. मतलब बहुत हल्का सॉफ्टनेस से बोल रहे हैं तो लो पिच होगी, या बहुत चिल्ला कर बोल रहे हैं तो बहुत हाई पिच होगी. अब वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रैरिफैक्शन. इसका मतलब क्या होता है कि ये एक कंप्रेशन है, ये एक है, ठीक है. तो इसके बीच में जितना डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ. या फिर दो रैरिफैक्शन, ये दो रैरिफैक्शन है, इसके बीच में जितना भी डिस्टेंस है दैट इज द वेवलेंथ, मतलब डिस्टेंस. अब वेलोसिटी होती है द स्पीड एट विच वेव ट्रैवल्स. इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बाय द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से आते हैं. सो क्या होता है, जो स्पीड होती है ना दैट इज वेवलेंथ लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी न्यू. ओके, अब दो चीजें और बताऊंगी यहाँ पर. टोन क्या होता है, जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, उसे हम बोलते हैं टोन. और अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हो तो उसे हम नोट बोलते हैं. नोट होती है मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज. तो ये दो चीजें भी याद रखना. अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. इसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे, व्हाट इज इको एंड व्हाट इज रेवर्बरेशन. तो इको क्या है, इको इज बाउंसिंग बैक ऑफ ए साउंड वेव व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस. ये एक हार्ड सरफेस है, मेरी साउंड गई और स्ट्राइक बैक करके वापस आई, तो इसी चीज को हम बोलते हैं इको. इट फॉलोज द सेम लॉज एज लॉज ऑफ लाइट. मतलब जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ है वो ही इको फॉलो करती है. To hear a distinct echo, the sound must travel to the reflecting surface and back, and the time interval between original and the reflected sound must be at least 0.1 second. मतलब at least 0.1 second होना चाहिए मिनिमम टाइम एक इको सुनने के लिए. और एक डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, अब आपको पता है कि 343, यही हम स्पीड ऑफ साउंड एयर में है, राइट. तो जो भी एयर में चीजें हो रही है या फिर हमें डिस्टिंक्ट एक इको सुनना है तो उसका भी एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ना. सो द मिनिमम डिस्टेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी अप्रोक्सीमेटली दिस, मतलब इतना. अब जब मैं गई हूँ, ये साउंड है मेरी, तो यहाँ जब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस में गई है, इसका मिनिमम कितना होना चाहिए, 17.2. और ऐसे ये क्यों आया 17.2, क्योंकि जो साउंड की स्पीड होती है ना एयर में दैट इज 343.
तो इस वजह से एक बार जाना और वापस आने में 34.3, ठीक है, इतना आता है। तो इसको हम आधा जब करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, मिनिमम डिस्टेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब बस एक बार जाना, तो हम हाफ से डिवाइड कर देते हैं, तो 17.2 मीटर आता है। और अगर आपको टोटल पूछा जाए ना, यहाँ पर तो सिर्फ गई हूँ मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, अगर आपको एग्जाम में ऐसे आ जाए कि जाओ भी और आओ भी, तो आप 34.3 या 34.4 जो भी हो आप उसको मार्क करना। अब रेवर्बरेशन क्या होता है? दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फ्रॉम ए सरफेस इन एन एनक्लोज स्पेस। सपोज एक खाली कमरा है, मैंने वहां पर कुछ बोला लाइक हेलो, तो हेलो 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 कितनी बार आता है ना, तो वही चीज होती है रेवर्बरेशन। एक्सेसिव रेवर्बरेशन मेक्स साउंड अनक्लियर, which is why auditoriums and concert hall are designed with sound absorbing materials. अब रेंज ऑफ हियरिंग, सो हमारी ना एक रेंज होती है सुनने की। ऑडिबल रेंज क्या होती है ह्यूमन ईयर की? दैट इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ओके, किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज। अब जो साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे वाली है उसको हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं। एनिमल लाइक राइनोसोरस एंड व्हेल्स यूजेस इंफ्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशन। अब अल्ट्रासाउंड होती है जो भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो। सो बैट एंड डॉल्फिन्स यूज अल्ट्रासाउंड फॉर नेविगेशन एंड हंटिंग। इट ऑल्सो हैज एप्लीकेशन इन मेडिकल इमेजिंग एंड क्लीनिंग, मतलब MRI वगैरह आपने सुना होगा। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड की जो एप्लीकेशन है ना, दैट इज इन सोनार। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक डिवाइस है दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। सोनार में ना एक ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है, और ये इंस्टॉल होता है बोट में या शिप में। सो ये वर्किंग है सोनार की कि जो ट्रांसमीटर है वो प्रोड्यूस करेगा और सेंड करेगा पावरफुल ब्रस्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स इनटू द वाटर, ओके। एंड ये जो वेव है ये ट्रैवल करेगी थ्रू द वाटर अंटिल दे स्ट्राइक एन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। ये मतलब तब तक ट्रैवल करेगी जब तक एक ऑब्जेक्ट या स्ट्राइक ना करे, और जैसे इन्होंने स्ट्राइक किया तो ये वेव्स वापस रिफ्लेक्ट होके ऊपर आएगी, और ये इको के हिसाब से आएगी। और यही इको ना शिप का जो डिटेक्टर होता है वो रिसीव करता है, और फिर ये अल्ट्रासोनिक होती है ना, तो फिर ये डिटेक्टर जब रिसीव करता है इको को, फिर ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ सोनार। नाउ द टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल एंड द रिसेप्शन ऑफ द इको इज मेजर्ड। सो बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज अगर 2D डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो V इंटू टी, मतलब डिस्टेंस है D, V तो स्पीड हो गई एंड T इज द टाइम। सो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इको रेंजिंग बोलते हैं। ये तो है सोनार विच इज अल्ट्रासाउंड की सबसे बड़ी एप्लीकेशन, बट इसके अलावा भी अल्ट्रासाउंड के कुछ और एप्लीकेशंस होते हैं। सो जो अल्ट्रासाउंड है ना, सबसे पहले हम उसे यूज करते हैं क्लीन करने के लिए। जो भी हार्ड टू रीच एरियाज होते हैं ना, जहाँ पर हम आसानी से नहीं पहुंच सकते, तो हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। फिर दूसरी चीज, जो भी मेटल ब्लॉक्स होते हैं, ओके, उनमें कभी भी क्रैक वगैरह जो आ जाता है ना, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। फिर मेडिकल में यूज होता है, एक प्रोसेस होता है या टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। तो यहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड ना यूज होता है, अल्ट्रासाउंड की वेव्स। मतलब क्या होता है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ना, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं हम वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट, ताकि वो एक इमेज बना दे हार्ट की। तो इसी टेक्निक को हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। और एक और चीज़ है, आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि नहीं? जब भी डॉक्टर बोलते हैं किसी को, तो अल्ट्रासाउंड में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स ही यूज होती है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना ह्यूमन बॉडी की, उसकी इमेजेस ली जाती है। फिर इसके साथ अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है एक। ये क्या होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी का मतलब होता है कि जो फीटस डेवलप होता है ना प्रेगनेंसी के टाइम पर, उसको डिटेक्ट करना कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज या डिफेक्ट्स ना हो। अब किडनी के जो स्टोन्स वगैरह होते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड को, बिकॉज वो डिटेक्ट करके इजीली ब्रेक कर देता है इनको। सो ये कुछ एप्लीकेशंस है अल्ट्रासाउंड के। अब हम नेक्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देखेंगे। सो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोला जाता है दैट एग्जिबिट बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। तो लाइट ना वेव के हिसाब से भी और पार्टिकल के हिसाब से भी काम करती है। सो जब लाइट वेव के हिसाब से काम करती है तो डिफरेंट फेनोमेनाज होते हैं, और पार्टिकल के हिसाब से काम करती है तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता है। हम यही चीज पढ़ेंगे।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन में दो लॉज पढ़ने होते हैं जिसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो मतलब क्या है कि एक रे है यहाँ पे स्ट्राइक की और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई और ये बीच में होता है नॉर्मल. ठीक है, तो ये जो होता है ना कि जो इंसिडेंट है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और ये जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है ना इसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं. तो यही बोला गया है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल राई इन द सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन में है. यही दो चीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है. अब इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. तो आगे चलकर हम कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर के फीचर क्या होते हैं. सो जो इमेज फॉर्म होती है ना प्लेन मिरर से, दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो सपोज ये मिरर है, ठीक है, दिस इज अ मिरर. ये जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है ना उतनी ही हाइट की इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में. द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इट इन फ्रंट. मतलब अगर x डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज है ना वो भी x डिस्टेंस पर ही फॉर्म होगी और जो इमेज होगी दैट इज लेटरली इन्वर्टेड. तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन की. नाउ अभी मैंने बोला ना कि दो मिरर्स होते हैं, तो मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल, उन्हें हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं. हमें दो मिरर्स पढ़ने होते हैं, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स. कॉन्केव मिरर एक स्फेरिकल मिरर होता है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स. ठीक है, दैट इज इट फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर. अभी हम आगे देखेंगे. एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स. सो अभी ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी. जो कनकेव मिरर है वो इनवर्ड्स होता है, तो ये है हमारा कनकेव मिरर. और जो कॉन्वेक्स मिरर है दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, तो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर. सो ये जो सेंटर होता है ना मिरर के कर्विंग सरफेस का, इसे हम बोलते हैं पोल. ठीक है, इधर भी सेम चीज आ जाएगी, इसे हम बोलते हैं पोल. इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और जो पोल होता है ना ये पार्ट होता है मिरर के सरफेस का. अब ये जो है ये तो एक सर्कल का पार्ट है ना, ठीक है, तो यहां से एक लाइन जा रही है, ठीक है, पोल से इधर से भी एक लाइन जा रही है. तो ये जो सर्कल है इसका एक सेंटर होता है कि नहीं? इसका भी एक सेंटर होता है मिरर का. उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं दोनों केस में. ठीक है, अब पोल तो मिरर का पार्ट है, क्यों यहाँ पर आ रहा है ना मिरर में, बट ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये तो एक्सटेंड करा है, तो क्या ये मिरर का पार्ट है? नहीं, ये मिरर का पार्ट नहीं है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इन बोथ द केसेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर. और ये जो चीज होती है ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं दोनों केस में. ठीक है, R से डिनोट करते हैं ये पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक. अब ये जो लाइन पास हुई है ये वाली पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस. सेम वे कॉन्वेक्स में भी सेम चीजें हैं. अब पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी एक मिड पॉइंट होगा. उस मिड पॉइंट का हम बोलते हैं फोकस. F से डिनोट करते हैं उसको हम दोनों के केस में. ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल फोकस से पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है ना उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? उस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं. फोकल लेंथ दोनों केस में सेम चीजें ही चल रही है. ठीक है, और इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं. अब तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये क्या होगा? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगा कि नहीं? इतने से इतने भी f है, इतने से इतने भी f है, ये पूरा r है, तो r इज इक्वल टू 2f. ये भी एक फॉर्मूला होता है जो बाद में यूज आता है. अब ये सेंटर है तो इसके आगे सर्कल का एक डायमीटर होता है कि नहीं पूरा? तो स्फेरिकल मिरर के केस में उस डायमीटर को क्या बोलते हैं? हम एपर्चर बोलते हैं. अब ना कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, दोनों केसेस में सेम है. मैं कॉन्केव के लिए बता रही हूँ, कॉन्वेक्स में भी सेम ही होते हैं. तो कॉन्केव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरफ होता है. ठीक है, इनवर्ड्स अभी बात की थी ना हमने. और कॉन्वेक्स का कहाँ होगा? आउटवर्ड. अभी पढ़ा था हमने, राइट, ये वाला आउटवर्ड है. अब हम देखते हैं कि इमेज जो फॉर्म होती है ना उसके रूल्स क्या क्या है. सपोज मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटी पर है. ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको रूल्स भी समझा दूंगी और कहाँ पर फॉर्म होगा ये भी समझ लो. तो ये जो ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या होता है कि अ रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल पास करेगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा पास होगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस यहाँ से. ठीक है, यहाँ पे मैं स्केलिंग यूज नहीं कर रही तो थोड़ा इधर उधर हो सकती है चीजें, बट अगर आप स्केल के हिसाब से बनाओगे तो आपको परफेक्ट पॉइंट्स मिलेंगे. और दूसरा रूल क्या बोलता है कि अ रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब पहले वाले का उल्टा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी, और फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होगी किससे? प्रिंसिपल एक्सिस के.
अब अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी, मतलब इधर से पास की तो बैक भी इसी रास्ते से ही जाएगी। ये थर्ड लॉ होता है। अब चौथा क्या बोलता है कि जो एक रे ऑफ लाइट है दैट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द पोल ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, मतलब पोल से अगर जाएगी ना तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाता है। तो ये 4 लॉस है जिससे इमेज फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड होता है, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। अब इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होती है यहाँ पर मैंने एक टेबल डाला है, आप उसको देखकर चले जाना, तो वहां से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। तो कॉन्केव मिरर के ना 6 केसेस होते हैं। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखे तो फोकस पर इमेज फॉर्म होगी। इफ इट्स बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कहाँ होगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब एक अलग सा केस आता है जब बिटवीन पोल एंड फोकस रखते हैं ना तो बिहाइंड द मिरर होती है इमेज, एनलार्ज्ड होती है एंड वर्चुअली इरेक्ट होती है। तो ये लर्न करके चले जाना, डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस है, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस में होगी बिहाइंड द मिरर, ये डिमिनिश्ड होगी, है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रखेंगे तो बिटवीन पोल एंड फोकस एंड बिहाइंड द मिरर ये डिमिनिश्ड होगी एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब इसको समझने के लिए अगर एट इन्फिनिटी बोले तो इधर ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत दूर है, ये हो गया है इन्फिनिटी वाला केस। अब इन्फिनिटी एंड पोल वाला केस है ना, इन्फिनिटी और पोल के बीच, तो ये वाला वो वाला केस हो गया। अब हम मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो स्फेरिकल मिरर के केस में द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल, इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, पोल के रिलेटेड ही हम कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस मेजर। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, इसे हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। अब मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, जिसमें से v है इमेज की डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और f क्या है हमारी फोकल लेंथ। अब मैग्निफिकेशन क्या होती है, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज की हाइट है जिसको हम h' से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं -v/u, मतलब इमेज का जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, सो दैट इज मैग्निफिकेशन। अब हम यूजेस देखेंगे। तो जो कॉन्केव मिरर है ना वो कहाँ कहाँ यूज होता है, एक तो वो होता है टॉर्चेस में, देन वी हैव सर्च लाइट्स, व्हीकल की हेडलाइट्स, शेविंग मिरर्स, फिर डेंटिस्ट भी यूज करते हैं ताकि टीथ वगैरह जो है उनकी इमेज फॉर्म हो, लार्जर इमेज फॉर्म होती है ना। अब कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होगा, रियर व्यू मिरर होता है ना व्हीकल्स का, वहां पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है बिकॉज ना ये जो है ना एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है पीछे जो भी व्हीकल्स है उसकी, इसकी वजह से ड्राइविंग सेफ हो जाती है। अब ना अगर सामस आए आपको तो आप कैसे करोगे, तो एक चीज तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड होता है ना, राइट, कॉन्वेक्स के केस में भी एंड कॉन्केव के केस में भी। तो हमेशा जो यू होगा ना दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब फोकल लेंथ कैसे आती है, आपको एक चीज पता है कि कनकेव मिरर में हम इस तरफ लेते हैं फोकल लेंथ, ओके, तो उस केस में नेगेटिव होगी किसके लिए, कनकेव के लिए, और पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्योंकि उस साइड होती है। अब v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, तो वो कैसे आएगा, जहां पर इमेज फॉर्म होगी जिस हिसाब से, सो कॉन्वेक्स में तो दोनों बार पॉजिटिव ही होगी इमेज, ठीक है, क्योंकि इस साइड ही फॉर्म होती है। बट जो कॉन्केव मिरर है ना उसमें 5 केसेस में तो नेगेटिव है बट एक केस में पॉजिटिव है। अब कहां पर पॉजिटिव है, ये लास्ट वाला देख रहे हो, बिहाइंड द मिरर, इसमें पॉजिटिव है। अब मैग्निफिकेशन में क्या होता है, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वर्चुअल, उसकी जो हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। बट अगर रियल इमेजेस है तो हाइट कितनी लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव मतलब इमेज बड़ी है, रियल है, और पॉजिटिव साइन मतलब इमेज क्या है हमारी, वर्चुअल है। तो मैग्निफिकेशन में ये पता चलता है रियल है या वर्चुअल। अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया है, तो इससे हम फोकल लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज 3/2 विच इज 1.5। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सो सिंस कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या बताया था मैंने, ऑलवेज पॉजिटिव फोकल लेंथ, तो प्लस रहेगी। अब नेक्स्ट, अब सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर की दूरी पर है मिरर से, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, u 5 मीटर है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब मिरर फॉर्मूला में पुट कर दो, 1/v
प्लस 1/-5 इज इक्वल टू 1/1.5। अब इसको अगर हम सॉल्व करें कितना हो गया ये 7.5/6.5 होगा विच इज 1.15। अब ये प्लस में आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये बैक ऑफ द मिरर फॉर्म होगी, ठीक है। और क्या है इमेज, प्लस के केस में क्या है, वर्चुअल है हमेशा, तो वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो इस हिसाब से आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा, टेबल के हिसाब से आप पढ़ लोगे ना, तो ऐसे अगर साम्स वगैरह आएंगे, ये कन्वेंशन याद रखोगे तो आप कर लोगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। अब जो दो मीडियम्स है, ठीक है, ये एयर वाला मीडियम है और ये वाटर वाला मीडियम है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है कि बेंड करती है लाइट, आइदर ये करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल या फिर ये करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड कुछ और है लाइट की, अब ये दूसरे मीडियम में चलेगी तो यहाँ पर स्पीड कुछ और हो गई ना, तो इस वजह से जो भी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर दो लॉज है रिफ्रैक्शन के। पहला तो यही है कि जो इंसिडेंट है या फिर जो रिफ्रैक्टेड है और जो नॉर्मल है दैट लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ है जिसे हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन आई, ठीक है, इंसिडेंस का साइन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे साइन आर, वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है और ये सारे एंगल के लिए ट्रू है बिटवीन 0 to 90 डिग्री, तो इसे हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ये दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब हम जो स्नेल्स लॉ में पढ़ के आए थे ना कि कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या होता है, उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये मेजर होता है हाउ मच ए मीडियम कैन बेंड अ लाइट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब एयर के रेस्पेक्ट में जो भी मीडियम है नीचे, सपोज वाटर है, कैरोसिन है, कुछ भी है, ठीक है, जब उसकी हम निकालते हैं ना रेशियो, तब हमें क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम म्यू भी बोलते हैं। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, कॉजिंग लाइट टू स्लो डाउन एंड बेंड मोर। अब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। When light travels from a rarer to a denser medium, it bends towards the normal। ये rarer medium है, ये denser medium है, ठीक है। अब अगर light आई तो reflect कहाँ होगी, towards the normal होगी। When light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal। और अगर denser से rarer जाएगी तो क्या होगा, then light will bend away from the normal, ठीक है। ये दो important है, इसे याद रखना। अब हम लेंस का केस पढ़ेंगे। कनकेव लेंस, इसे हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये थीनर होती है मिडिल में एंड थिकर एट द एजेस, मतलब ये वाली होती है। दिस इज आवर कनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स क्या होती है, इन्हें हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। थिकर होती है मिडिल में, देन एट द एजेस, तो ऐसी होती है कॉन्वेक्स लेंस। अब कनकेव लेंस देखो, ये कनकेव लेंस है, ठीक है, और ये होती है हमारी कॉन्वेक्स लेंस। अब जो लेंस का सेंट्रल पॉइंट है उसके हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, दोनों केस में ओ से डिनोट होती है, और बाकी सारी चीजें सेम होती है। यहाँ पर दो होता है, ठीक है, दो सेंटर ऑफ कार्वेचर होते हैं, C1 एंड C2, और दो ही फोकस होता है, F1 एंड F2। यहाँ पर भी सेम है, C1 एंड C2, और दो फोकस होता है F1 एंड F2। अब जो C1 या C2 है ना, उसे 2F1 F2 भी लिखा जाता है। सो पहला रूल क्या है कि कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये पास होगी प्रिंसिपल फोकस बट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। और कनकेव में क्या होगा कि ये रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट अपीयर्स टू डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ऐसे जाएगी, मतलब यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। ये एक पहली रूल होता है, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट है, वो अगर प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी ना, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब कनकेव में क्या होता है, अब ए रे ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस में अगर एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है ना, तो वो पैरेलल हो जाएगी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, इस तरफ से डाइवर्ज हो रही है। और जैसे हमने सेंटर ऑफ कार्वेचर में देखा था ना कि उसी से रे पास हो रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर में भी सेम ही केस है, चाहे कॉन्केव हो कॉन्वेक्स हो। जो रे है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो इसी में रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, और अगर वो यहाँ से जाएगी तो इसी से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। कॉन्केव लेंस में सिर्फ तीन ही केसेस होते हैं,
अब सेम जैसे कि मिरर का केस था वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का केस होता है। अब 2f1 और क्या होता है आपको पता है ना, C1, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना कहाँ पर फॉर्म होती है इमेज, साइज क्या होता है और नेचर कैसा होता है। अब लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, जैसे हमारा मिरर का फॉर्मूला था ना वैसे लेंस का भी फॉर्मूला है। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, मतलब 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। और मैग्निफिकेशन सेम है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस जैसे मिरर में -v/u था ना, यहाँ पर बस v/u है लेंस के केस में। अब एक चीज याद रखना, मिरर और लेंस के केस में, दोनों के केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना, दैट इज u, वो हमेशा नेगेटिव होगा। एवरी केस, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, लेंस एंड मिरर। अब जो फोकल लेंथ है, अगर वो कनकेव लेंस या मिरर है, लेंस भी एंड मिरर भी, ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव। और अगर कॉन्वेक्स है लेंस एंड मिरर, तो उस केस में होगा पॉजिटिव। क्या होगा, फोकल लेंथ। वी विल सी पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये हम लेटर P से डिनोट करते हैं। और पावर ऑफ फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ओके, इसे ऐसा यूनिट क्या है पावर ऑफ लेंस की, डायोप्ट्रे, जिसको हम लेटर D से डिनोट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है पावर और कनकेव की नेगेटिव होती है, याद रखना। तो डायोप्ट्रे जब आना होता है ना एज एन आंसर, तो F जो फोकल लेंथ है ना, इसकी जो यूनिट होती है ना वो मीटर होती है। सो डायोप्ट्रे के लिए क्या होगा, मीटर इनवर्स। ओके, कई बार अगर क्वेश्चन में ना क्या करते हैं, सेंटीमीटर दिया रहता है, तो पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके डायोप्ट्रे आएगी इसके आंसर। तो इसको मत भूलना, मीटर में करना पड़ेगा पहले कन्वर्ट, उसके बाद ही डायोप्ट्रे आएगी, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में करना। नाउ वी विल सी द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई क्या है, ये कैमरा है हमारा जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं, राइट। सो इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। रेटिना पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। लाइट कहाँ से एंटर करती है, कॉर्निया से, और ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आईबॉल ये फॉर्म करती है। आईबॉल क्या होता है, स्पेरिकल होता है शेप में, डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। Most of the refraction or for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea। और फोकस कहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट्स का, रेटिना में होता है। एक स्ट्रक्चर होता है आइरिस जो कॉर्निया के बिहाइंड होता है। आइरिस क्या होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करती है। और प्यूपिल क्या करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब जो आई हमारी है ना, वो हमेशा एक इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना फॉर्म करती है। तो ऑब्जेक्ट रेटिना में फॉर्म होता है और कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड। अब रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है एम्प्टिंग enormous number of light sensitive cells। Light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signals। ये सिग्नल्स जो है ये ब्रेन को भेजते हैं via the optic nerves और फिर हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। Now next we have power of accommodation। तो जो आई लेंस है ये एक fibrous jelly like material है। Its curvature can be modified to some extent by ciliary muscle। तो ciliary muscle से हम curvature modify कर सकते हैं। The change in the curvature of eye lens can change its focal length। अगर मसल्स रिलैक्स्ड है तो लेंस थीन होगी और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी उस केस में, और उसी वजह से हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख सकते हैं। और अगर हम बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं तो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये इंक्रीज करेगी कार्वेचर ऑफ द आई लेंस, तो थिकर हो जाएगी आई लेंस, तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, इसकी वजह से हम नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाएंगे। अब द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या है, जो हमारी आंखों की एबिलिटी होती है जिससे वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करती है ना, कि दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं या पास के देखने हैं, दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। बट हम ना एक डिक्रीज नहीं कर सकते एक सर्टेन मिनिमम लिमिट तक, मतलब एक मिनिमम लिमिट है। तो ये मिनिमम लिमिट क्या होती है, यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर और फार्दर पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं। सो बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर बार आता ही है। सो सबसे पहला डिफेक्ट जो होता है दैट इज मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक पर्सन जिसको मायोपिया होता है ना, वो पास वाले ऑब्जेक्ट तो देख पाएगा बट दूर के जो चीजें है वो नहीं देख सकता। तो मायोपिया आई को अगर ठीक करना है ना, तो जो ग्लासेस लगाते हो वो क्या होने चाहिए, वो कनकेव लेंस के होने चाहिए हमेशा, ठीक है, कॉन्केव वाले होने चाहिए, तभी आपको जो मायोपिया है वो ठीक होगा। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है फार साइटेडनेस। अब जिस भी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है ना, वो दूर की चीजें तो देख सकता है बट पास की चीजें इतनी अच्छे से नहीं देख सकता, ठीक है। उस पर्सन का नॉर्मल हमारा क्या होता है, जो लीस्ट विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है,
बट उसको ना 25 सेंटीमीटर से भी दूर रखना पड़ेगा ताकि वो पढ़ सके चीज़ों को। इसमें क्या होता है, जो लाइट रेज होती है वो बिहाइंड द रेटिना मतलब फोकस कर जाती है, इस वजह से वो पास की चीज़ें अच्छे से नहीं देख सकता, और इसको ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। अब तीसरा एक केस आता है प्रेस बायोपिया। ये जो पर्सन एजेड पर्सन होते हैं ना उनमें होता ही है, ठीक है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग, जो मतलब जब पर्सन ओल्ड हो जाते हैं ना तब ये चीज़ होती है, तो वो पास के ऑब्जेक्ट्स देख नहीं पाते कंफर्टेबली। तो इस कंडीशन को ना करेक्टिव आई ग्लासेस से हम ठीक कर पाते हैं। होता क्या है इसमें, इट अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलियरियम मसल एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। तो इसमें क्या हो सकता है प्रेस बायोपिया में, आइदर आपको मायोपिया भी हो सकता है या मेट्रोपिया भी हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो सच पीपल ऑफर बाईफोकल लेंसेस। अब बाईफोकल क्या, अगर बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्केव भी चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस भी चाहिए ठीक करने के लिए, तो बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। अपर पोर्शन कॉन्केव का होता है, लोअर पोर्शन कॉन्वेक्स का होता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज डिस्पर्शन। सो आपको पता है विबजन, राइट। जो व्हाइट लाइट है जब वो स्प्लिट कर जाती है ना इनटू विबजन मतलब इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, उस चीज को हम डिस्पर्शन करते हैं, मतलब जो व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है, राइट, उस चीज को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्प्लीशन। और जो रेड लाइट होती है वो सबसे लीस्ट बेंड करती है, वायलेट द मोस्ट। अब हम कुछ फेनोमेनन्स पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे रेनबो क्या होता है। तो रेनबो क्या होता है, रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है दैट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और रेनबो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगा सन के। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना दे एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। अभी देखा था ना डिस्पर्शन में क्या होता है, एक प्रिज्म है, इजाक न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि प्रिज्म के थ्रू जब हम स्प्लिट करते हैं ना व्हाइट लाइट को तो उतने कंपोनेंट्स कलर में बैंड हो जाती है। और उन्होंने एक ऐसा भी किया था कि उन्होंने एक और प्रिज्म रखा था, तो जो कंपोनेंट्स कलर में डिवाइड हो गई थी ना विबचर में, वो फिर से अगर प्रिज्म पर टकराएंगी तो फिर वो वापस से व्हाइट लाइट फॉर्म हो जाएगी। अब जो रेनबो है इसमें 3 फेनोमेनन होते हैं। पहला तो होता है रिफ्रैक्शन, दूसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा होता है डिस्पर्शन। तो ये 3 फेनोमेना की वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। एक तो डिस्पर्शन, दूसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसे हम, और एक तीसरा रिफ्रैक्शन। ओके, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है ना इसके कुछ फेनोमेनन होते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, एडवांस एंड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एंड अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट। अब एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट मतलब हमें जो सनराइज है ना वो 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज दिखाई देता है, मतलब एक्चुअल सनराइज के हमें 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है, तो 2 मिनट्स आफ्टर द डिलेड सनसेट। ओके, ये चीज भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है। और अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट, ये भी इसी की वजह से है। अब और एक चीज बताऊंगी, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अभी केमिस्ट्री में पढ़ाई था ना, कोलॉइड सोल्यूशन से जब लाइट पास करती है तो हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यही फेनोमेना दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग का फेनोमेना है इसमें, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि हमारा जो रूम है उसमें जो विंडो होती है उससे कभी कभी सनलाइट आती है तो बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं ना, उसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स बोलते हैं, यानी कि टिंडल इफेक्ट। अब जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है वो ना ब्लू लाइट स्कैटर करते हैं, और जो बहुत लार्ज वाले पार्टिकल्स है वो कौन से करेंगे, ऑब्वियसली रेड। अब एक दूसरी चीज और है कि हमें कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, किससे, विजिबल लाइट से। विजिबल लाइट से बहुत छोटी वेवलेंथ होती है, इस वजह से ना ये जो पार्टिकल्स है ये बहुत इफेक्टिव है स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट तो रेड है ना, बट ये तो किसमें अच्छी है, शॉर्टर वेवलेंथ, और शॉर्टर वेवलेंथ होती है किसकी, ब्लू की, इसी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। अब एक कंडीशन मैंने रह गई थी बताना, कैटरेक्ट करके कंडीशन होती है, ठीक है, आई में बताना रह गया था। तो जो लेंस होता है ना ओल्ड एज में पीपल का वो कभी कभी ना मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है। कैसे हो जाता है, मिल्की एंड क्लाउडी, इसी चीज को हम कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये मतलब पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन का कारण भी हो सकता है, तो इस वजह से विजन अगर रिस्टोर करना है तो सर्जरी करनी पड़ती है, कैटरेक्ट सर्जरी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम।
तो फॉर्मूला क्या है, अगर Q नेट चार्ज है और T टाइम टेकन है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, I इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, अब करंट कब पास होता है, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हम कूलम है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज का क्या है, कूलम है। अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर है। ठीक है, एमीटर से हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम करंट मेजर करते हैं सर्किट में, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में है वो कोई ना कोई चार्ज कैरी करते हैं, राइट। तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट, तो 1 जूल पर कूलम। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, जब करंट मेजर करते हैं किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। तो एमीटर क्या होता है, हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। अब अगर हम वोल्ट मीटर है तो वो ना हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में। अब ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स ने बोला था कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होता है, करंट के थ्रू, जो भी करंट उससे फ्लो हो रहा है ना उसके थ्रू। तो उन्होंने बोला था V इक्वल्स टू IR, जिसमें R क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसका ऐसा यूनिट ना ओम होता है। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं हम। अब इधर से एक और चीज देखो, V क्या है, IR है। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा, V बाई R। इसका मतलब क्या है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यही चीज आती है इससे, राइट। तो हमें ना सम्स काफी बार आते हैं, पूछा जाता है कि अगर करंट डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस का क्या होगा। तो अगर करंट डबल हो जाए, सपोज 2I हो जाए, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये ना, ये फॉर्मूले से ही आप कर सकते हो। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट अगर 2I है तो वोल्टेज भी ट्वाइस हो जाएगा, बट अगर करंट ट्वाइस हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये चीजें ना फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अगर आप लिख लो ना साइड में, तो ऐसे क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उससे आप ये चीजें निकाल सकते हो। अब रियोस्टेट क्या होता है, एक ना इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिवाइस होती है रियोस्टेट, जो ना चेंज होता है ना रेजिस्टेंस में। रियोस्टेट की बात कर रही हूँ मैं, जो रेजिस्टेंस में चेंज होता है वो हम रियोस्टेट से मेजर करते हैं, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसकी मदद से हम ना रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस किस में डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस एक तो लेंथ पर करता है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर करता है, एंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये पूछा जाता है काफी बार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, लेंथ पर करता है, तो लेंथ से ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया से जो रेजिस्टेंस है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या आ गया, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो अब इसको हटाने के लिए एक आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि रो होता है, विच इज L बाई A। ओके, सो रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं मटेरियल का। ऐसा यूनिट इसकी ओम मीटर होती है। और जो मेटल्स एंड एलॉयज है ना, इनकी लो रेजिस्टिविटी होती है, इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 to -6 ओम मीटर। गुड कंडक्टर्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी कम है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फ्लो होने में। अब जो इंसुलेटर्स होते हैं जैसे ग्लास, रबर, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रुकावट आएगी फ्लो होने में करंट वगैरह। तो 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर है, ठीक है, इसका ऑर्डर। एंड बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल दे वेरी विद द टेम्परेचर। अब ना दो चीजें आती है, हमें पूछा जाता है कि अगर सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या होता है। तो जब भी हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, उसका फॉर्मूला क्या है, RS इज इक्वल टू, जितने भी रेजिस्टेंस लगाए ना वो डायरेक्टली प्लस होते रहेंगे, ठीक है, R3 डॉट 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 टिल RN जितने भी है। दूसरी चीज है, अगर हमें पूछा जाए कि अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाए तो क्या होगा, तो ये हमेशा इनवर्सली होता है। सो RP इज इक्वल टू 1/R1। जितने भी लगाए हैं हमने पैरेलल में वो हमेशा ऐसे ही आएंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है सीरीज में रेजिस्टेंस का, एंड पैरेलल में हम कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो सीरीज में क्या होता है ना, करंट सेम होता है, ठीक है, जो करंट है दैट इज सेम, बट जो वोल्टेज है ना वो डिफरेंट होगा। अब पैरेलल में उल्टा होता है, करंट डिफरेंट होता है, बट जो वोल्टेज है वो क्या होता है, वो सेम होता है। तो इसका एग्जांपल देखो, ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, तो सीरीज में है, राइट। तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो RS क्या होगा, R1 प्लस R2। तो करंट क्या है, इसमें करंट जो है वो सेम फ्लो कर रहा है, मतलब इसमें I कर रहा है तो इसमें भी I करेगा, इसमें भी I करेगा, बट वोल्टेज दोनों में अलग अलग है, इसमें V1 है, इसमें V2 है।
और अगर मैं आपको पैरेलल का समझाऊं तो ये R1 है, ये R2 है, तो रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे आएगा, 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बट ये करंट ना दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, I1 जाएगा इधर में और इधर क्या जाएगा, I2 जाएगा, बट वोल्टेज सेम है, दोनों में VV जाएगा। लास्ट में अगर रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोले ना तो 1/Rp मत छोड़ देना, RP की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, नॉट 1/Rp, तो इनवर्स कर देना। अब ना सीरीज की ना कुछ डिसएडवांटेज होती है, अगर हमने सीरीज में लगाए हैं सारे कंपोनेंट्स, तो अगर कोई एक भी कंपोनेंट खराब हो जाएगा इसके मतलब पूरा ही सर्किट खराब हो गया, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसकी वजह से हमारे घर में ना पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। नाउ वी हैव हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ एन इलेक्ट्रिक circuit is purely resistive, that is a configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continually get dissipated entirely in the form of heat। इसका मतलब क्या है कि अगर सिर्फ एक बैटरी, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, तो बैटरी से जो भी एनर्जी निकलती है वो रेजिस्टेंस को गर्म करेगी तो हीट निकलेगी इसकी तरफ से, तो इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये इफेक्ट यूटिलाइज होता है डिवाइसेस में सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू VIT। H मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट इंटू T। ओके, अब ये कहाँ कैसे आया, आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है कि नहीं, तो H इज इक्वल टू IR इंटू IT, तो इससे आ गया क्या, I स्क्वायर RT। तो सारे ओम्स लॉ के डेरिवेशन होते हैं, और इससे ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला H इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या एम्प्लाई करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट से, ये देख रहे हो स्क्वायर ऑफ द करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन करंट, और एक टाइम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सारे जूल्स हीटिंग पर बेस्ड है। अब एक बार ना एग्जाम में पूछा गया था CDS में ही कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो आपको पता है टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है जिसका वेरी 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 हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बल्ब के फिलामेंट्स है ना उसमें ही हम इसे यूज करते हैं, और जो बल्ब है ना इसे किससे फिल किया जाता है, केमिकली इनएक्टिव होता है नाइट्रोजन, उससे इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस से। अब आर्गन वाला तो आपको याद आया होगा, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था आर्गन कहाँ यूज होता है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फ्यूज, ठीक है, फ्यूज, इसको हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फ्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो सर्किट और अप्लायंसेस होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो भी अनड्यूली हाई करंट है ना वो अप्लायंस को खराब ना कर दे बिकॉज ऑफ इट्स फ्लोइंग। और जो फ्यूज है ना इसमें एक वायर होती है जो कि एक मेटल से बनी होती है या फिर कोई भी एलॉय से बनी होती है, तो हम क्या क्या यूज करते हैं, हम एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, हम कॉपर कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, हम लेड भी कर सकते हैं। अब इसको समझना कैसे, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, वो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रहा है, ये पावर है, और उसको ऑपरेट किया जा रहा है 220 वोल्ट पर, तो इससे करंट पहले कितना फ्लो होगा, एक फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VI, ठीक है, इससे हम निकालते हैं। सो हमें क्या निकालना है, I निकालना है, तो P/V हो जाएगा, राइट। तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट डिवाइडेड बाई 220, अब ये कितना आ जाएगा, ये आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 4.54 एम्पियर, ठीक है। तो इस केस में हम कितना फ्यूज लगाएं, हम इस केस में 5 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। अब हम 4 में क्यों नहीं लगा रहे, हम 4 एम्पियर का भी तो लगा सकते हैं, 4 एम्पियर का इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि करंट कितना है इसका 4.54, अगर हम 4 में ही लगा दे, जो 0.54 है ना वो तो ऐसे ही चला गया, तो जितने के लिए डिजाइन है उतना तो फुल्ली यूटिलाइज हो नहीं रही है चीज, तो फुल्ली यूटिलाइज हो इसलिए हम हमेशा थोड़ा सा बढ़ाकर लगाते हैं, ज्यादा बढ़ाकर भी नहीं लगा सकते, 7-8 भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ज्यादा करंट आ गया तो अप्लायंस ही खराब हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक पावर मैंने आपको बताया ना, यही है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, इट्स ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। P इक्वल टू VI से डिनोट करते हैं, V क्या है, V इक्वल टू IR होता है, तो I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर बाय R, ये ओम्स लॉ से आया है, तीनों पावर के फॉर्मूले हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वॉट है इसकी SI यूनिट, 1 किलोवाट कितना होता है 1000 वाट। अब 1 वाट इज द एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो कमर्शियल यूनिट क्या है, अब आपको पता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देते हो तो उसमें क्या आता है, यूनिट्स आते हैं कि नहीं, इतनी यूनिट्स कंज्यूम्ड हुई है, तो यूनिट तो एक कॉमनली यूज वर्ड है, एक्चुअल में साइंस में इसको बोलते हैं किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर कितनी है, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स, मतलब 1 आवर, आवर कितना है 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 36, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये भी पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल होते हैं, तो
3.6 into 10 to the power 6 जूल। नाउ वी हैव मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है ना, वो हमेशा एक मैग्नेट के हिसाब से बिहेव करती है, और यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? ऑरेस्टेड। क्यों? साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के नाम पर ही आती है। अब मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होती है? एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। मतलब एक मैग्नेट है जो नॉर्थ पोल की तरफ है डायरेक्शन, वो नॉर्थ पोल हुआ, और जो साउथ की तरफ है वो क्या हुआ? साउथ पोल हुआ। जो लाइक पोल्स है वो क्या है? रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक पोल्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर को। सो मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं? नॉर्थ पोल की तरफ से लेते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे मर्ज एट साउथ पोल। मतलब नॉर्थ पोल से वो साउथ पोल में मर्ज हो जाएंगी। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यूजुअली बाहर क्या है? नॉर्थ से लेके साउथ पोल है, बट इनसाइड क्या है? साउथ से लेके नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं? ये क्लोज्ड कर्व है। The field is stronger, that is force acting on the pole of another magnet placed is greater where the lines are crowded। और एक लास्ट चीज क्या है कि जो भी दो फील्ड लाइंस है ना, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो करेगी तो इंटरसेक्शन में क्या बताया जाएगा कि नीडल के दो डायरेक्शन है। अब दो डायरेक्शन पॉसिबल है, दो नॉर्थ पोल पॉसिबल है? कभी नहीं ना। इसलिए जो भी फील्ड लाइंस है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट through a straight conductor, the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये स्ट्रेट कंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। The magnetic field produced by a given current in a conductor decreases as the distance from it increases। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब लूप के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। मतलब करंट पर ही डिपेंड करते हैं। अगर सर्कुलर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो जो फील्ड है ना वो n टाइम्स हो जाएगी लार्ज। मतलब अगर एक टर्न में अगर 10 टाइम्स है, ठीक है, तो 10 टर्न अगर है तो कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी कि नहीं? तो वही चीज लिखी है, n टर्न्स है तो फील्ड प्रोड्यूसेस n टाइम्स एज लार्ज एज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल टर्न। अब एक सोलिनॉइड का केस आता है। सबसे पहले सोलिनॉइड होता क्या है? अ कॉइल ऑफ मिनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid। मतलब ये एक सिलेंडर है, इसमें n टाइम्स जो ये है ना कॉइल जो wrap है उसे को हम सोलिनॉइड बोलते हैं। अब फील्ड लाइंस जो है इनसाइड द सोलिनॉइड वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है। इसका मतलब क्या है कि जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड, मतलब यूनिफॉर्म है। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside a coil। and इस हिसाब से जो मैग्नेट बनता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ना कुछ रूल्स है। एक होता है राइट हैंड थंब रूल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने अपने राइट हैंड से एक करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, सपोज ये मेरा राइट हैंड है, राइट, तो ये जो थंब है ना इसमें रूल में क्या बताया जाता है कि ये ना करंट की डायरेक्शन की तरफ दिखाती है कि यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जो थंब है दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द करंट, एंड ये जो व्रैप है ना मेरी उंगलियां वो बोलती है कि इस उंगलियों वाले डायरेक्शन में ना मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना उसकी डायरेक्शन ये है। इसे हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। अब एक और चीज आती है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो ये क्या बोलता है कि अगर हमारा थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर जो है ना लेफ्ट हैंड की वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो अगर हमारा जो फोर फिंगर है वो किस पर पॉइंट कर रहा है? वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर रहा है, ठीक है, और हमारा जो मिडिल फिंगर है वो किस पर कर रहा है? वो कर रहा है करंट की तरफ। तो हमारा जो थंब है ना दैट विल गिव द मोशन of the force acting on the conductor, motion of force, okay। तो ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है। अब ना थोड़ा सा वायर्स देख लेते हैं, कौन सी वायर क्या डिनोट करती है। एक होती है लाइव वायर, ये पॉजिटिव होती है और ये रेड कलर की होती है। दूसरी होती है न्यूट्रल वायर, इसे क्या बोलते हैं हम?
इंसुलेशन भी बोलते हैं कि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, ये ब्लैक कलर की होती है एंड न्यूट्रल होती है। एक होती है अर्थ वायर हमारी, वो ग्रीन कलर की होती है। और इंडिया में ना जो भी दो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये रेड और ब्लैक वायर का, ये कितना होता है 220 वोल्ट होता है। अगर ये रेड और ब्लैक वायर इन कांटेक्ट आ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाता है और उस टाइम शॉर्ट सर्किट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि शॉर्ट सर्किट ना हो, इसकी वजह से हम फ्यूज वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट कर सके। नाउ विद दिस आई कंप्लीट द फिजिक्स, बट अब थोड़े से पीवाईक्यूज मैंने रखे हैं टू सी कि हम कितने कर पा रहे हैं। ओके, so first question is, if your image appears to be erect, no matter how far you stand from a mirror, the mirror is likely to be plane, concave, convex, either plane or convex. तो एक तो प्लेन मिरर तो होगा, क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया था तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी उसमें से एक था कि वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है जब भी हम प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म करते हैं। अब दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें 2 ही केसेस होते हैं, एक तो इन्फिनिटी और एक इन्फिनिटी एंड फोकस के बीच, और दोनों में इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो आप पढ़ोगे ना तो आप इजीली कर लोगे। अब नेक्स्ट क्या है, द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ये तो अभी अभी पढ़कर आए थे, ये कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल है कि नहीं। अभी मैंने दिखाया था आपको कि थंब हमेशा करंट की तरफ फ्लो करती है, तो जो हमारी उंगलियां रैप्ड है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ होती है। कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था ना, स्ट्रेट कंडक्टर था, बीच में से उंगलियां थी, ये थंब था। अब एक साम सा आ गया है, द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 50 kg। तो जब भी साम आए ना तो पहले देखो कि क्या दिया गया है, हमें मास दिया गया है 50 kg, और वर्टिकल डिस्टेंस है 8 मीटर का, एच है 8 मीटर, और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, और जी हमें कितना बोला है लेने के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पावर के लिए क्या था, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यही है ना रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पर ना हम mgh दिखाई दे रहा है, आपको याद आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ना हम एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्क है और एनर्जी है ना, ये इंटरचेंजेबली यूज होती है फिजिक्स में। तो इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, mgh/t लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 50 × 10 × 8 डिवाइडेड बाई 10, कितना आ गया 400 वाट। तो फॉर्मूलाज याद रहेंगे तभी सम्स कर पाओगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। Which one among the following statement is not correct? All bodies in the universe attract each other due to gravitational force. ये तो सही है, ग्रेविटी क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन 2 बॉडीज, तो ये पहला वाला तो सही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, द वैल्यू ऑफ g, that is acceleration due to gravity at the center of the earth, is 0 and mass and weight are measured in different units. अब इन तीनों में से आप बताओ कौन सा होगा। तो लास्ट वाला तो आपको पता है कि मास और वेट एक तो हो नहीं सकते हैं। हमने एक चीज देखी थी ना, मास वर्सेस वेट। तो मास की यूनिट क्या है, केजी वगैरह। तो जो वेट है उसका हमने फॉर्मूला क्या देखा था, m/g देखा था ना। तो मास की यूनिट वेट की यूनिट थोड़ी हो सकती है। तो ये तो करेक्ट है कि मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, ये भी करेक्ट है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये करेक्ट है कि जो वैल्यू है ना जे की, सेंटर ऑफ द अर्थ में वो 0 होती है, ठीक है, ये करेक्ट है। ये गलत है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन का, वो लॉ ऑफ मोशन फॉलो नहीं करता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट लॉ है। एक तो अर्थ पर है और दूसरा ये एवरीडे लाइफ के लिए है, कैसे इक्वल हो सकता है। नहीं भी पता हो तो इतना पता होना चाहिए कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो दूसरा है, वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से डेराइव नहीं हो रहा है। अब फिर से एक साम्स आ गया है, देखो साम्स कितने आ रहे हैं, इसकी वजह से आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। नाउ अ मोटरसाइकिल हैज इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब यू दिया है 5 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाती है 7 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी हम पकड़ लेते हैं 7 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया है 3 सेकंड। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मोटरसाइकिल की इन 3 सेकंड्स, वेरी इजी राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है या नहीं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पर 2 वेलोसिटीज है, तो हमें एवरेज लेना होगा ना इनका। तो ये क्या होगा, 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2 × 3, क्या आएगा आंसर, 12/2 × 3, कितना हो गया 18 मीटर। ये है आपका आंसर। एवरेज वाला फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था ना, u + v/2। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे साम्स अच्छे से, क्योंकि टाइम आपको पता है कि लिमिटेड ही होता है। अगर ये नहीं पता आपको, या उस टाइम पर दिमाग पे स्ट्राइक नहीं हो रहा है, तो 3 मैंने मोशन के फॉर्मूला बताए थे ना, v = u + at, तो उसको भी यूज करके कर सकते हो।
Now next, a metallic sphere of mass 1 kg and volume this is completely immersed in water. हमें बाउंड फोर्स निकालना है exerted by water on the sphere. ठीक है, तो हमें मास कितना दिया है 1 kg और वॉल्यूम कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब. अब डेंसिटी दी है हमें वाटर की विच इज 1000 kg per मीटर क्यूब एंड जी भी दिया है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें ये सब गिवन है, तो इसे निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है बाउंड फोर्स का जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पर आता है. तो आपको पता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो बाउंड फोर्स है दैट इज एक्सर्टेड बाय द वाटर इट इज इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, राइट. तो एक फॉर्मूला होता है जो हायर क्लासेस में मिलता है दैट इज फोर्स है ना बाउंड फोर्स दैट इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है, इनटू वॉल्यूम इनटू जी, ये जिसे हम बोलते हैं रो वी जी, क्योंकि हायर क्लासेस में रो से हम डेंसिटी डिनोट करते हैं, राइट. तो इस पर अगर आप सब्सटीट्यूट करो डेंसिटी कितनी है 1000, वॉल्यूम कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड जी कितना है हमारा 10. तो क्या हो गया ये 3 0 ये 4 और ये -4 चले गए 2 न्यूटन आ गया आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द बाउंड फोर्स इज. तो ये भी आर्किमिडीज से ही आया है. हमने क्या पढ़ा था कि एक बॉडी कब फ्लोट होती है और कब सिंक होती है. मैंने रॉक का और प्लास्टिक का एग्जांपल अभी बताया था. तो जब बाउंड फोर्स ज्यादा होगी तभी ना बॉडी फ्लोट करेगी, क्योंकि वो अपवर्ड फोर्स है ना, तो ग्रेटर होनी चाहिए. सिंक कब करेगी जब बाउंड फोर्स बहुत कम होगी, तभी ना वो डूब जाएगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट बल्ब रेटेड 60 वॉट. 60 वॉट क्या है हमारी पावर है, तो पी हमें दिया है 60 वॉट. At 220 volt has a potential difference of 110 volt across its end. The power dissipated in this light bulb is. तो ये कैसे निकालोगे. अभी हम जो फॉर्मूलाज पढ़कर आए थे पावर के P इक्वल्स टू वी आई, अगर वहां पर हम ओम्स लॉ से सब्सटीट्यूट करते तो हमें एक और फॉर्मूला मिलता है ना P इक्वल्स टू v²/r. तो यहाँ तो आपको पहले एक चीज निकालनी पड़ेगी क्योंकि दो पोटेंशियल डिफरेंसेस दिए गए हैं. तो पहले आप क्या करो, पहले आप R निकालो. तो R निकालोगे तो v² कितना होगा यहाँ पर, पहले वाला कितना है 220 है तो 220 स्क्वायर और नीचे पावर आ जाएगी विच इज 60. तो अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा. कितना आएगा आपका रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट 806.67 ओम आएगा, ठीक है. अब आप पावर निकालो फिर से इसी फॉर्मूले से. अब सेकेंड आप पावर निकालोगे तो इस बार क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, V की वैल्यू हमें 110 दी गई है और हमें रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 806.67. इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली ना 15 वॉट निकलता है. तो आपको जब भी ऐसे सम्स मिले ना आप ऐसे ही रहने देना, वैल्यू को पॉइंट्स में लेके जाने की जरूरत नहीं है डेसिमल में, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी. तो आप क्या करना, आप ऐसे लिखना P इक्वल्स टू 110 ऊपर है ना 2 बार लिख दो और नीचे हमने क्या R की वैल्यू चाहिए तो R कितना है 220 2 बार और ये नीचे था तो ऊपर आ जाएगा 60. अब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ईजी रहेगा आपको, ठीक है. तो 15 वॉट इसका आंसर है. अब हमने ये वाला क्यों यूज किया है, ये वाला डिफरेंस क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमें लाइट बल्ब का दिया गया है ना पहले कि 60 वॉट पावर है और 220 वॉट इस लाइट बल्ब का पोटेंशियल है. बट बाद में हमें क्या पूछा गया है कि अक्रॉस इट्स एंड इतना है, तो हम इसीलिए हमने बाद में ये वाला यूज किया है. क्योंकि पहले हम अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे लाइट बल्ब का तो उसे यूज करके हम बिटवीन 2 पॉइंट्स की पावर डिसिपेटेड निकाल सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप. तो ये ना हमें पूछा गया कि माइक्रोस्कोप जो है उसमें हम कौन सी लेंस या कौन सा मिरर यूज करते हैं. तो पहली बात माइक्रोस्कोप क्या होता है कि वो आपको पता है कि आप लैब वगैरह में देखा होगा तो वो सारी चीज ना एक जगह कन्वर्ज कर देता है. यहाँ पर हम देखते हैं कि नहीं छोटी सी एक प्लेट होती है, तो वहां पे पूछा गया कि वो लेंस कौन सा यूज होता है, तो हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं बिकॉज हम बहुत छोटी सरफेस पे देखते हैं ना, तो कन्वर्ज करेगा तभी ना हम देखेंगे. और कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है, कॉन्वेक्स भी होती है. तो ये इसका आंसर है. अब एक और एक चीज है कि टेलीस्कोप, ठीक है. टेलीस्कोप में कौन सी लेंस आती है, तो टेलीस्कोप की वर्किंग ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है. आप बस एक चीज याद रखो कि इसमें ना 2 लेंसेस होते हैं. तो एक लेंस तो हमेशा सेम रहता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हमेशा होता है कॉन्वेक्स लेंस. और ऐसे टेलीस्कोप को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. ओके अब हम दूसरा देखते हैं. द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. सो ये कौन सा होगा, वेट होगा, मास होगा, डेंसिटी या मैग्नीट्यूड. डेंसिटी या मैग्नीट्यूड तो हो नहीं सकता. अब वेट है या मास है,
ये मास तो सेम होता है ना हर जगह, तो मास तो हो नहीं सकता, वेट होगा। वेट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, W इक्वल्स टू mg देखा था कि नहीं, g डिफर करता है वैसे वैसे W डिफर करता है, तो वेट होता है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया आर करेक्ट? They cannot distinguish colors. It usually develops with aging. They wear either bifocal lenses consisting of both concave and convex or progressive lenses. तो इसमें एक चीज तो मैंने आपको बताई थी जब मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा था उसके साथ प्रेसबायोपिया की, ये एजिंग के साथ होती है, तो सेकंड वाला तो करेक्ट है। अब ये भी मैंने बताया था कि दो लेंसेज यूज होती है जिसे हम बाइफोकल बोलते हैं, ऊपर कॉन्केव और नीचे कॉन्वेक्स होती है, या इसे हम प्रोग्रेसिव लेंस भी बोलते हैं, तो ये दोनों तो करेक्ट हुए। अब ये बताओ कि क्या वो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कलर्स या नहीं, ऐसा कुछ पढ़ाया था? ऐसा तो नहीं पढ़ाया था कि प्रेसबायोपिया में ये केस नहीं होता है। सो दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स, ये गलत स्टेटमेंट है। ये जो केस है ये कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। सो इस हिसाब से हमारे करेक्ट ऑप्शंस कौन से हुए? ओनली 2 and 3। अब लास्ट क्वेश्चन एक देख लो। A sound wave having frequency of 300 Hz is traveling in an unknown medium. Its wavelength is not known. It travels a distance equal to 150 times its wavelength in time t. The value of t is. हमें क्या दिया गया है और हमें निकालना है टाइम। हमें फ्रीक्वेंसी पता है, कितनी है फ्रीक्वेंसी म्यू? 300 हर्ट्ज। वेवलेंथ हमें पता नहीं है। क्या बोला है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है? 150 टाइम इट्स वेवलेंथ। सो हमारा डिस्टेंस क्या है? 150 टाइम्स ऑफ लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ है हमारी जो हमें पता नहीं है, और हमें टाइम की वैल्यू चाहिए। तो एक फॉर्मूला हम पढ़कर आए थे ना कि जो स्पीड होती है दैट इज रिलेटेड टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, कैसे? म्यू इंटू लैम्डा, ये पढ़ा था हमने। तो अगर वी में हम सब्सटीट्यूट करें न्यू की तो क्या होगा? 300 लैम्डा आ गया, ठीक है। अब मोशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये पढ़ा था हमने। तो हमें डिस्टेंस क्या दिया गया है कि 150 लैम्डा है, और हमें टाइम निकालना है। अब इन दोनों को इक्वल कर दो तो क्या आ जाएगा? यहाँ लिख रही हूँ 300 लैम्डा इज इक्वल टू 150 लैम्डा बाई टी। तो लैम्डा लैम्डा गया, अब टी की वैल्यू क्या है? 150 बाई 300 विच इज 1/2, क्या होगा? 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट, द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो ऑलरेडी मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ाया है। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोलता है कि अगर हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करते हैं, जो हमारा थंब है ना, ये मोशन की डायरेक्शन देता है। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन। इंडेक्स फिंगर जो होती है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, और तो हमारी मिडिल फिंगर जो होती है ये देती है करंट की डायरेक्शन, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का एक यूज केस होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ओके, यहाँ पर हम यूज करते हैं। और जो हुंड रूल है ना, ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड नहीं है एक्चुअली, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है ना बेसिकली वो कैसे होगी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। बेसिकली हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता है। ये स्टेट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये फील करते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 1 by 1, और ईच इलेक्ट्रॉन इनकी ने पैरेलल स्पिन होती है बिफोर पैरिंग ऑकर्स। सो इट्स नॉट रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। अब इसका आंसर क्या है? द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो ये फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल बोलता है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का केस पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट हम डिटरमाइन करते हैं ना इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। सो रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। तो इस वजह से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नाउ नेक्स्ट, a car travels a total distance L. It travels half the distance with speed v1, other half with v2. Average speed of the car. अब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला हमने देखा था ना। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही है। टोटल डिस्टेंस कितना है? L। टोटल टाइम हमारा कितना होगा? अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये है फॉर्मूला।
अगर आप बेसिक से जाओगे। वैसे तो इसका आंसर क्या है, हमने देखा ही है 2 प्लस V2, बट अगर आप ऐसे बेसिक से जाओ, अगर आपको बाई चांस ये वाला याद नहीं है तो यहाँ पर क्या है, टोटल टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। सो पहला कितना है हमारा डिस्टेंस, हाफ द डिस्टेंस बोला ना, सो L/2 विद स्पीड V1, और दूसरा भी L/2 विद स्पीड V2। ऐसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल L/2 V1 प्लस L/2 V2, L ट्वाइस V1 V2, और यहाँ पर क्या आएगा V2 प्लस V1, तो क्या मिल गया आपको, ट्वाइस V1 V2 by V1 plus V2. Next, the linear momentum of a particle is conserved if net force is maximum, net force is 0, net torque is 0 और net work done is maximum. तो ये हम अभी पढ़कर ही आए हैं। तो लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का कब कंजर्व होगा, जब इसकी नेट फोर्स 0 होगी, राइट। नेक्स्ट, assume A does 500 joule of work in X minutes and B does 1000 joule of work in 20 minutes. If the power delivered by A is P1 and B is P2 and P1 is equal to twice of P2, then X in minutes is. तो ये पावर से रिलेटेड आया है, तो इसको कैसे करोगे आप, मैं यहाँ लिख रही हूँ। पावर क्या होता है हमारा, वर्क बाय टाइम, यही फॉर्मूला है। अब A के लिए क्या बोला है कि assume A does 500 joule of work in X minutes. सो अगर मैं यहाँ पे PA लिखूँ 500 जूल ऑफ वर्क इन X मिनट्स, तो ये मेरी PA पावर ऑफ A निकल गया। सिमिलरली अगर मैं PB निकालूँ 1000 जूल ऑफ वर्क 20 मिनट्स में, तो 50 वॉट निकल गई मेरी यहाँ से पावर। अब क्या बोला है कि P1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2, ये P1 है और ये P2 है आपका, सो P1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2। P1 में क्या है 500 बाय X इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 50, सो X कितना मिला आपको 5 मिला ना, सो 5 मिनट्स इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हेन ए स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज ड्रिल्ड इन अ सर्कल, द वर्क डन ऑन इट बाय स्ट्रिंग। अब वर्क डन के लिए क्या था फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट वर्क का एक और फॉर्मूला था FD cos थीटा। ओके, जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले कि स्टोन को टाई किया है एंड देन इट इज ड्रिल्ड इन अ सर्कल, तो वर्क डन हमेशा ना 0 होता है, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो थीटा है ना, इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, इस वजह से वर्क डन हमारा 0 हो जाता है। बिकॉज जो फोर्स होती है ना स्ट्रिंग में, वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है, और इस वजह से ये परपेंडिकुलर होती है स्टोन के टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये समझ लो कि ऐसे अगर जा रहा है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 ही हो रही है ना, एवरी टाइम द वर्क इज व्हाट 0 ओनली, इस वजह से 0। नेक्स्ट, a sound wave traveling at a speed of 330 meter per second produces 20 crest and 20 troughs in 0.1 second. The wavelength of the sound wave is, so speed is 330 meter per second and हम टाइम कितना है हमारा 0.1 सेकेंड। अब ये जो 20 crest and 20 troughs है, ये बेसिकली ये है, राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे चलता जाएगा। सो दिस इज आवर 1, दिस इज आवर 2, ऐसे 20 है टोटल, ठीक है। सो जो हमारा नंबर ऑफ वेव्स है n, वो कितना होगा 20। फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे सबसे पहले, नंबर ऑफ वेव्स जितनी होती है ना टाइम से डिवाइड कर देते हैं, विच इज 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, हम पढ़कर आए थे। और वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यही है। सो हमें क्या चाहिए, हमें वेवलेंथ चाहिए। सो वेवलेंथ क्या होगी, स्पीड दिया है हमें 330 एंड देन वी हैव हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है विच इज 200, जो कि 1.65 मीटर आ जाएगी। एन एक्सरे कैन बी डिफ्लेक्टेड
अब एक्सरे हम ऊपर सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ाया है कि एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्या ये डिफ्लेक्ट होगी एक मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड से, बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और नाइदर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो जो एक्सरे होती वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सो इस वजह से ना दैट इज नाइदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ये आंसर होता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है बिकॉज दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एक कॉन्सेप्ट आता है हायर क्लासेस में लॉरेंस फोर्स करके। ये जो एक्सरेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और इन पर ना कोई लॉरेंस फोर्स एक्ट नहीं करती। इस वजह से दे आर नाइदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाय मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरे होती है बेसिकली ये फोटोन से बनी होती है, इसमें न्यूट्रल चार्ज होता है इस वजह से। एंड नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। सो ये तो पढ़ा है हमने कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सो बी है इसका आंसर। अब ये इंटरफेरेंस क्या होता है, बेसिकली सुपरपोजिशन होती है, इसमें ना ब्राइट और डार्क इन दोनों तरीके के बैंड्स हमें मिलते हैं लाइट के, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है। और पोलराइजेशन क्या होता है, ये बेसिकली रेस्ट्रिक्ट करती है लाइट की वाइब्रेशंस को एक प्लेन में। एंड डिफ्रैक्शन होता है बेसिकली बैंड करना या स्प्रेड करना, ठीक है, लाइट को अराउंड ऑब्स्टेकल्स। और ये जो इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है ना, ये लाइट का वेव नेचर जो है ना उसको डिनोट करती है। सो विद दिस आई कंप्लीट फिजिक्स फॉर CDS एज वेल एज NDA। 10 क्वेश्चंस हर बार आते हैं फिजिक्स के, इस बार भी आएंगे। एंड आई होप कि आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। डू रिवाइज। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फिजिक्स में ना सम्स आ रहे हैं और जैसे हमने सॉल्व किया हमने देखा कि एक चैप्टर के फॉर्मूला दूसरे चैप्टर से भी लिंक्ड है। ओके, सो फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करके जाना। रिवाइज वेल। हैव अ गुड डे। बाय।